टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस किया और उसमें हमने उसकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखी कि कौन कौन सी कन्फर्मेशन में जो है वो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है और उसमें जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है वो कौन सी है। चूंकि जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है वो उसकी चेयर कन्फर्मेशन है और नेचर के अंदर जो है ये चेयर कन्फर्मेशन में मतलब हम अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो उनमें अगर आप उनके स्ट्रक्चर वगैरह को देखें तो उसमें चेयर फॉर्म में आपके पास जो है वो साइक्लोहेक्सेन को नेचर में मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह में दिखाया गया होता है। इसका मतलब यही है कि मतलब वो इसी फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए अब हम जब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस करेंगे तो वो हम सिर्फ उसकी चेयर कन्फर्मेशन पे सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि चूंकि उसमें दो डिफरेंट तरह के आपके पास बॉन्ड थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, तो उसमें आपने ये देखना है कि वो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, अगर तो जैसे अनसब्स्टिट्यूटेड था उसमें हाइड्रोजन थे, सब एक जैसे ही थे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आता है तो उससे क्या उसकी चेयर कन्फर्मेशन की जो स्टेबिलिटी है उस पे कोई फर्क पड़ता है। खैर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, आपने किसी भी कार्बन को लाइक फॉर एग्जांपल आप ने यानी कोई भी कार्बन अगर आप चूज करते हैं वो आपके पास कार्बन नंबर 1 होगा ना, जब कोई अभी उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वो कोई अप कार्बन भी हो सकता है या कोई मतलब आपके पास डाउन कार्बन भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने इस वाले कार्बन को जो अपवर्ड डायरेक्शन में था इसको कंसिडर किया और आपने उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो बॉन्ड को बना लिया। अब आप ये जानते हैं कि इसका एक्सियल अपवर्ड है और तो इक्वेटोरियल उसका जो है यहाँ पे ये डाउनवर्ड होगा। अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था तो मैं या मतलब उसको मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो है वो लिख दिया, तो ये उसकी एक कन्फर्मेशन होगी। अच्छा, अब जब कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी दो तरह से वो एग्जिस्ट करता है, या वो एक्सियल पर सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो सकता है या वो इक्वेटोरियल पर होगा। सो आपके पास जो है वो इस वाले केस में इस वाली कंफर्मेशन में मैंने उसको रख दिया इक्वेटोरियल डाउनवर्ड पोजीशन पे। ये एक पॉसिबल चेयर कंफर्मेशन हो सकती है। दूसरी पॉसिबल क्या होगी, हमने रिंग फ्लिपिंग पढ़ा। जब आपने इस चेयर कंफर्मेशन की रिंग फ्लिपिंग कर देनी है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाला जो अप कार्बन है ये डाउन कार्बन हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि अब इस पे क्या होगा, इस पे एक्सियल डाउनवर्ड है और इक्वेटोरियल जो है वो अपवर्ड है। तो अब जो सब्स्टिट्यूएंट था वो आप ये बात जानते हैं कि लाइक जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्सियल इक्वेटोरियल में है तो वो एक्सियल में चला जाएगा, लेकिन वो अगर वो अपवर्ड है तो वो अपवर्ड ही रहेगा और अगर वो डाउनवर्ड है तो वो डाउनवर्ड ही रहेगा। लाइक यहाँ पे आपके पास इक्वेटोरियल डाउनवर्ड था, तो जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो वो एक्सियल डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि वो डाउनवर्ड ही रहेगा। अब वो चूंकि इक्वेटोरियल जो है वो की बजाय जो है वो क्या हो गया, एक्सियल डाउनवर्ड हो गया। तो जो दूसरी पॉसिबल कंफर्मेशन है वो क्या है कि उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल पर है। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सियल इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एक्सियल डाउनवर्ड है। आप के पास जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन उस पर होगी तो ये दो पॉसिबल हो फॉर्म्स आप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कि एक में कार्बन नंबर 1 पे आपने सब्स्टिट्यूएंट को इक्वेटोरियल पर रखा है तो दूसरे रिंग फ्लिपिंग के बाद उसी कार्बन पर वो एक्सियल पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबल आपके पास कंफर्मेशन जो है वो उस केस में होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये देखा, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास एक चेयर कन्फर्मेशन थी, ठीक है, उस पे मैंने उसको इक्वेटोरियल पे रखा, रिंग फ्लिपिंग हुई तो वो एक्सियल पे चला गया लेकिन वो डाउनवर्ड एक्सियल पे होगा। अब यानी ये दो पॉसिबल कन्फर्मेशंस हैं किसी भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के लिए। लाइक मिथाइल जो है वो CH3 डाउनवर्ड और यहाँ पे ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से अगर आप इसकी परसेंटेज देखें
तो इक्विलिब्रियम के अंदर लाइक ये 95% यानी इसकी परसेंटेज लाइक 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास 95 ऐसे चेयर कन्फर्मेशंस होंगी जिनमें मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और 5% को इस तरह होगा जिसमें मिथाइल जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। अब क्या होता है कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफर करता है कि एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन पे। सो द सब्स्टिट्यूएंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, such type of conformations are more stable as compared to the one in which the substituent is at axial position. So फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम स्टार्ट करते हैं मीठा, जैसे मैंने बताया आपको पीछे एग्जाम्पल में, तो मैंने ये बताया ना कि किस तरह से आप उसको सब्स्टिट्यूएंट को रखते हो। इट्स अप टू यू। आप पहले को, ये आपकी मर्जी, आप उसको पहले एक्सेल पे रखते हो, इक्वेटोरियल पे आपने रिंग फ्लिप करके उसका दूसरा जिस तरह से करना है, ये ड्रॉ करने का मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया। ये यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा कि द मोस्ट मतलब कि ये तो आप जानते हैं ना कि कंफर्मेशन ऑफ चेयर कंफर्मर क्यों होगा, कि चेयर कंफर्मेशन ही क्यों स्टेबल है, ये तो पीछे हम रीजन पढ़ चुके हैं ना सारी। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की हमने ये पढ़ा कि दो पॉसिबल कंफर्मेशन हो सकती हैं, द वन इन विच द मिथाइल ग्रुप इज एट द एक्सियल पोजीशन एंड द अदर इन विच द मिथाइल ग्रुप इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। लाइक देखो ना यहाँ पे, ये वही वाली चीज है ना, यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड था और यहाँ एक्सियल डाउनवर्ड है। यहाँ पे आपके पास मैंने उसको पहले रख दिया एक्सियल अपवर्ड पे, ठीक है। जब मिथाइल यहाँ पे एक्सियल अपवर्ड है तो जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो ये कार्बन नीचे आएगा, तो वो जो है वो इक्वेटोरियल अपवर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सियल हमें वो प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन को क्यों करता है सब्स्टिट्यूएंट? बेसिकली होता ये है कि लाइक ये कार्बन नंबर 1 है, ये 3 है, ये 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब होता ये है कि आपके पास जो कार्बन नंबर 3 और ये 5 कार्बन है, और कार्बन नंबर 5, इनके ये जो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, तो जब कार्बन नंबर 1 पे एक्सियल पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो वो एक्सियल इंटरेक्शन शो करता है। यानी एक्सियल इंटरेक्शन क्या है, 1 यानी 1 3 और कार्बन, ये कार्बन नंबर 5 है, इनमें एक्सियल इंटरेक्शन होती है। एक्सियल इंटरेक्शन क्या होती है कि ये जाहिर एक स्पेस है हाइड्रोजन की जहां उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी स्प्रेड हुई हुई है, इस वाले हाइड्रोजन की स्प्रेड हुई हुई है। तो ये जो मिथाइल है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इनके साथ, ये जो 3 और 5 के एक्सियल हाइड्रोजन है इनके साथ जो है वो रिपल्शन शो करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला मिथाइल जो 1 पे एक्सियल पे था, अगर वो इस फॉर्म में है, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो ये वाली जो एक्सियल इंटरेक्शन है जो 3 5 वाले हाइड्रोजन के साथ वो शो कर रहा है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी लाइक ये 95% है फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास 5% उसमें होगा आउट ऑफ 100%। तो एक्सियल मिथाइल ग्रुप्स इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड देन एन इक्वेटोरियल वन। So source of, yeah, reason of steric effect is a close approach of the axial hydrogen on the same side of the ring at C3, like C3 and C5। लेकिन अगर आपके पास ये वाला केस होगा ना, मतलब कि एक्सियल डाउनवर्ड होगा यहाँ पे, तो भी सेम इफेक्ट होगा कि ये वाला और इस वाले हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन होंगे, यानी जो इस वाली साइड पर हो रहा है, कि ये जो इस वाली साइड पर हो रहा है तो सेम इंटरेक्शन, अगर यानी कि ये वाला मिथाइल आपके पास इस पोजीशन पर था, तो फिर ये इस वाले और इस वाले पिंक हाइड्रोजन के साथ एक्सियल इंटरेक्शन शो करता। तो अगर समझ रहे हैं कि ये वाले जो पिंक नीचे 3 हाइड्रोजन है, यानी अगर इस कार्बन पे है या इस वाले कार्बन या इस वक्त इनमें से किसी भी पोजीशन पे आप रखेंगे तो वो डाउनवर्ड भी उसी तरह एक्सियल इंटरेक्शन होंगी जैसे ये अपवर्ड हो रही हैं। सो एक्सियल पोजीशन पे इसलिए जो है वो एक्सियल इंटरेक्शन या रिपल्शन की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही होती है। So chair interconversion occur and 95% of the molecule have their methyl group at the equatorial position. For example, like axial है, ये less stable है और यहाँ पे वो equatorial पे आ जाता है। So जो दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 7.6 किलो जूल पर मोल है। लाइक इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने के लिए इस मिथाइल को लाइक इतनी एनर्जी, यानी कि टोटल अगर ओवरऑल एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की हम कंपेयर करें तो इसकी 7.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है।
तो ये उसकी परसेंटेज यहाँ बताई गई है कि ये 5% एग्जिस्ट करता है और ये 95% एग्जिस्ट करता है। और ये ज़रा मॉडल के ज़रिए बताया गया है कि एक्सियल पोजीशन में, यानी ये आपके पास दो एक्सियल हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो वो अच्छे खासे दूर हो जाते हैं उनसे, तो उनके दरमियान वो जो स्टीरिक हिंड्रेंस का जो फिनोमेना है वो जो है वो नहीं होगा। सो द substituent at equatorial position जो है it is more favorable as compared to the one जो है in which the substituent is at the axial position। हाँ, हम जरा इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी देखते हैं। आपके पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है चेयर फॉर्म, मतलब साइक्लोहेक्सेन का। देखें, ये कार्बन नंबर 1 है सर्कल, कार्बन नंबर 2 है, 3 है, ये वाला सर्कल कार्बन नंबर 4 है, फिर ये 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। लाइक कार्बन नंबर 1 पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, और मैंने आपको कहा था ना 3 और 5 के जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5, ये आपके पास जो है यहाँ पे आपको स्टीरिक हिंड्रेंस दिखाएगी कि ये मिथाइल जो है जब यहाँ पे होगा तो ये इसके साथ इतनी क्लोज उस पे होता है, लाइक जो जिस तरह इस मॉडल में आपको दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो आपके पास उसको जो है वो अनस्टेबल करता है। और इसी तरह ये चेयर कन्फर्मेशन में भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। लेकिन अगर आपके पास वो ये एक्सियल पोजीशन है, लाइक अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा तो आपके पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरह से होगा। और इसमें आप ये देखें कि इसमें आपके पास ये कार्बन नंबर, ये वो मिथाइल है और ये वो आपके पास कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन है, तो उनमें अच्छा खासा आपके पास डिस्टेंस आ जाता है, वो आपके पास दूर हो जाते हैं। तो उनमें वो एक्सियल इंटरेक्शन जो है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है कि ये मिथाइल और वो, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट, जब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी आपको समझाने की ये कोशिश की गई है कि अगर जो यानी गाउची इंटरेक्शन होता है ना, उसमें 60 डिग्री का वो जो एंगल बन रहा होता है, और एंटी कन्फर्मेशन क्या होती है उसमें 180 डिग्री पर होते हैं या डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये एक मॉडल के जरिए आपको थोड़ा सा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में दिखाया गया है कि किस तरह से अनस्टेबिलिटी इस जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है और एक्सियल जो है वो लेस स्टेबल है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक और मॉडल उसी तरह का दिखाया गया है कि मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर है, तो उसमें उस तरह से स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सियल पोजीशन पर होगा तो ये वाले एक्सियल हाइड्रोजन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वाले एक्सियल के साथ जो है वो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन का इनको नाम दिया जाता है, या 1,3,5 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी आप इसको कह सकते हो कि कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसको कहीं पे आपको डाई एक्सियल इंटरेक्शन लगेंगी, कहीं पे आपको 1,3,5 एक्सियल इंटरेक्शन का वर्ड मिलेगा, तो आप इसको कुछ भी लिख लें, एक्सियल इंटरेक्शन लिख लें, 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन लिखें, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन लिखें, 1,3,5 एक्सियल इंटरेक्शन लिखें, तो वो ठीक होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जिस तरह गाउची इंटरेक्शन होती हैं जिसमें दो मिथाइल एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि उसी तरह ये कार्बन नंबर 1 पे अगर मिथाइल इधर होगा तो वो कार्बन नंबर 3 के एक्सियल हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन शो करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाउची इंटरेक्शन में जब दो मिथाइल एक दूसरे के साथ स्टीरिक वो 60 डिग्री के एंगल पर थे, तो उनकी अनस्टेबिलिटी जिस तरह से थी। लेकिन जब आपने ये पिछले मॉडल में भी देखा कि जब अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा तो वो इन एक्सियल हाइड्रोजन से काफ़ी दूर चला जाता है, तो वो जो स्टीरिक हिंड्रेंस है उसमें वो जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। So it is clear from the above consideration that all the axial bond experiences non-bonded interaction with other axial bonds at 3 and 5 position, whereas the equatorial bonds are free from such steric interaction. So that is axially bounded groups will experience more steric crowding than the equatorially bonded groups. So this explains why in most of the cases the equatorial bound groups in cyclohexane derivatives are more reactive than the axial one. For example, equatorially bound hydroxyl groups are more easily esterified than the axial one. So similarly, the equatorial acetoxy groups undergoes hydrolysis faster than the axial group.
कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अगर हम उसकी स्टेरिफिकेशन वो ज़्यादा अप्रोचेबल है, क्योंकि उधर तो पहले ही स्टीरिक हिंडरेंस का फिनोमेना है ना, तो उन पे उस तरह से उसकी स्टेरिफिकेशन या रिएक्शन भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये एक और उसमें आपको मॉडल से दिखाने की कोशिश की गई है। वाई कोई सा भी एक्सेल आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लेके, तो और यहाँ पे आपको एनर्जी का डिफरेंस बताया गया है, लाइक कि जो एक्सियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पर है, उनमें तकरीबन जो रिलेटिव एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 7.4 जो है वो किलो जूल पर मोल है। अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, अब ये देखिए कि मिथाइल के मुकाबले में टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो और ज्यादा बल्की ग्रुप हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा उनके दरमियान स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी। लाइक अगर आपके पास मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो फिर इक्विलिब्रियम में 95% एक ऐसी चेयर कन्फर्मेशन होगी जिसमें मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उस केस में आपके पास लाइक इक्विलिब्रियम में जो एक्सियल पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा वो 0.01% होगा। ठीक है, और उसमें 99.99% जो है वो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मीठा ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बल्कि हो गया और बड़ा साइज हो गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, एक्सियल इंडाएक्सियल इंटरेक्शन होगी, क्योंकि उसका साइज बहुत बल्क में आ गया ना, तो स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो इस केस में आपके पास जो है वो इक्वेटोरियल पर अगर होगा तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम पर जो है उसकी परसेंटेज आपके पास ज्यादा होगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ ये आपके पास एक्सियल पे था, रिंग फ्लिपिंग होगी तो वो इक्वेटोरियल अपवर्ड पे आ जाएगा और ये फेवर्ड कंफर्मेशन होगी। यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से यानी ये एक्सियल हाइड्रोजन के साथ ये इंटरेक्शन जो है वो शो करेगा। लेकिन अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो उसकी वो इंटरेक्शन जो है वो उसके साथ नहीं होगी, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस चार्ट के ज़रिए ज़रा उसकी परसेंटेज के थोड़ा सा ये देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि साइक्लोहेक्सेन रिंग रैपिडली फ्लिप्स बिटवीन चेयर कन्फर्मेशंस, यानी एक चेयर से दूसरी चेयर में वो फ्लिप करता है। सो अगर उसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, so the two conformation of the mono substituted cyclohexane are not equally stable, जैसे अभी हमने देखा। और ये हमने देखा कि the equatorial conformer of methyl cyclohexane is more stable than axial by 7.6 किलोजूल पर मोल। अब आपके पास जो है वो इसमें ये दिखाया गया है कि एनर्जी का जैसे जैसे आपके पास एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा दो उसके दरमियान, वैसे वैसे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी उसी तरह से जो है वो चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो जो है किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी ये हो रही है, और जैसे जैसे आपके पास एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है तो लेस स्टेबल जो कंफर्मेशन है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी कम होती जा रही है और वो टोटली 100% मोर स्टेबल होते जा रहे हैं। इसको आप इससे समझें कि आपके पास मिथाइल था, उसमें एनर्जी का गैप यानी 7.6 किलो जूल पर मोल था। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज आपके पास तकरीबन ये थी कि 95% था, यहाँ पे देख लें लेट्स सपोज ये, और आपके पास वो 5% जो है वो तकरीबन एक्सियल वाला था। लेकिन जैसे ही आप टर्शरी ब्यूटाइल पे स्विच हुए तो इसकी जो लेस स्टेबल वाला कन्फॉर्मेंट था वो 0.009 पर शिफ्ट हो गया, और जो इक्वेटोरियल वाला था वो ऑलमोस्ट 100% पे शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे आपके पास दो कन्फॉर्मर के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो मोर स्टेबल की और लेस स्टेबल के दरमियान जो परसेंटेज है वो भी जो है वो चेंज होती जा रही है। आपके पास फॉर एग्जांपल रिलेटिव परसेंटेजेस हैं चेयर कन्फर्मेशन ऑफ अल्काइल साइक्लोहेक्सेन की। फॉर एग्जांपल यही आपके पास अगर सारे हाइड्रोजन है, आर हाइड्रोजन है, तो आपको 50-50 पॉसिबिलिटी है कि 50% ये वाली चेयर कन्फर्मेशन हो और 50% ये, क्योंकि दोनों इक्वलेंट हैं।
चूंकि आर हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आपके पास मिथाइल है तो उसमें थोड़ी बहुत देखें ना, 5%, 95%, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट बुक्स में वेरिएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सियल है मिथाइल तो एक्सियल वाले की पॉसिबिलिटी 5% है और इक्वेटोरियल वाले की 94% है। अगर इथाइल है तो चूंकि साइज थोड़ा बढ़ गया है तो एक्सियल वाले की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मतलब एनर्जी जो है उसकी हाई हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और इक्वेटोरियल वाले की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। इसी तरह अगर आपके पास टर्शरी जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल, तो खैर ये नहीं है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल। तो अगर आपके पास इस तरह आइसोप्रोपाइल टाइप ग्रुप आ जाता है तो उसकी जो परसेंटेज है वो 2.8 हो गई और इसकी 97.2 होगी। इसी तरह अगर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल है तो वो 0.02 है, और उसकी जैसे जैसे बल्कीनेस सब्स्टिट्यूएंट की बढ़ती जा रही है तो जो इक्वेटोरियल की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। इसी तरह कुछ और सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो अगर वो आपके पास है तो वो उस की जो परसेंटेज होगी कि 2% ऐसे चेयर कन्फर्मेशन होगी जिसमें क्लोरीन जो मौजूद है, और 70 जो है वो नहीं, ये एनर्जी का आपको डिफरेंस बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एनर्जी वो नहीं है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये एनर्जी का आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, इतनी यहाँ पे आपके पास एक्सियल इक्वेटोरियल की परसेंटेज आपको बताई जा रही है कि 70% इक्वेटोरियल है और 30% वो एक्सियल में एग्जिस्ट करेगा। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो एनर्जी का डिफरेंस दो कन्फर्मेशन में 4.2 है, तो इनके दरमियान ये रेशो होगी। अगर मिथाइल है तो वो रफली हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो 7.6 है। इथाइल के केस में इतना एनर्जी का डिफरेंस होगा, आइसोप्रोपाइल के केस में इतना होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल के केस में इतना। तो जैसे जैसे आपके पास एनर्जी का जो डिफरेंस है दो कन्फर्मेशंस के दरमियान एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी का जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पास जो इक्वेटोरियल की जो इक्विलिब्रियम में जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती जा रही है, और एक्सियल की जो परसेंटेज है वो जो है वो कम होती जा रही है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैं थोड़े से, और इसमें आपके पास फ्लोरीन आ जाता है, साइनाइड है। अगर अब उसका चूंकि साइज छोटा है तो इसलिए उसमें एनर्जी का इतना डिफरेंस नहीं है। फिर साइनाइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोक्सल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, मिथाइल है, ये जो है ना इसमें एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा आपको बताया गया है कि किस तरह एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो एनर्जी का डिफरेंस होगा। ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मुझे मिली थी एक बुक में से, तो इसको ज़रा आपने इंटरेस्ट से लेके जो है वो पढ़ना है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आपने चेयर कन्फर्मेशंस जो हैं वो डिफरेंट उनकी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसे ही होंगी जैसे आपने कार्बन के साथ ड्रॉ की थी, लेकिन अब क्या होगा कि एक कार्बन की बजाय नाइट्रोजन आ जाएगा या ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे आपने दोनों चेयर कन्फर्मेशन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तमाम कंपाउंड्स के लिए वो ड्रॉ करनी है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल पे सब्स्टिट्यूएंट को रखना है, और फिर बताना है आपने कि द मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मेशन होगी वो उसमें कौन सी होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स की, कि अगर उस पे दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद हो तो फिर उसकी स्टेबिलिटी को हम किस तरह से देखते हैं, उसको क्या नाम देते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डिफरेंट कार्बन ऑफ अ साइक्लोअल्केन्स अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और उनकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो उस लिहाज से हम उसको सिस ट्रांस का नाम देते हैं। सिंपल, अगर आपके पास साइक्लोअल्केन है तो उसमें क्या होता है, डिपेंडिंग कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस साइड, अगर वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपके पास सेम साइड पर हैं तो उसको हम सिस का नाम देते हैं, और अगर वो दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं रिंग के तो उसको हम ट्रांस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन है, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर दो है द मिथाइल ग्रुप are on the same side of the ring, so therefore they are cis one, and in the second case they are on the opposite sides, so they are trans। सो इस तरह से जो है वो cis and trans isomers such as these cannot be converted without breaking the carbon carbon bond। कि cis और trans जो है वो ये नहीं होता कि हम एक cis को दूसरे trans में जो है वो कन्वर्ट कर सकें विद, और ये cis एंड trans की जब हम इस तरह के केस की बात करते हैं तो वो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आता है और उसको हम तब डिस्कस करेंगे। All substituted cycloalkanes with two groups bonded to different atoms have cis and trans
आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है ये मतलब साइक्लोपेंटेन आ गए, तो ये देखें दोनों बोल्ड बोल्ड में है, तो मतलब है कि दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये सिस होगा। लेकिन अगर आपके पास एक बोल्ड और एक डॉटेड है, तो इट्स का मतलब है कि एक एक प्लेन एक की ओरिएंटेशन एक साइड पर है, दूसरे की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये जो है वो ट्रांस होगा। तो इस तरह ये इसका ये वाला जो सिस ट्रांस जो ये मैं बता रही हूँ, इसका कंसर्न उस कन्फर्मेशनल वाले से नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देनी है कि जो साइक्लिक आपके पास कंपाउंड है उसमें हम किस बेसिस पर उनको सिस या ट्रांस कहते हैं, या सिस या ट्रांस किस तरह होता है। इसको अब हम जरा हमने साइक्लोहेक्सेन में जरा उसको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल उस बेसिस पर देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अगर दो डिफरेंट कार्बन पर हैं तो वो एक्सियल एक्सियल पर हैं, एक्सियल अपवर्ड है, ये इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है, उस बेसिस पर हमने उसको सिस या ट्रांस का नाम देना है। सो आपके पास 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है फॉर एग्जांपल। Each carbon atom in cyclohexane has one axial and one equatorial position. So the dimethyl on carbon one of them is drawn on axial and the another on the equatorial position. और इस ये देखें कि इस पे तो अब आपके पास तो दोनों एक जैसे होंगे ना, इक्वल इंस्टेबिलिटी होंगे, क्योंकि इसमें भी एक मिथाइल एक्सियल पर है और एक इक्वेटोरियल पे है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल एक्सियल पर है और एक इक्वेटोरियल पर है, तो दोनों जो हैं वो इक्वल इंस्टेबिलिटी होंगे, और जाहिर है दोनों उस इतने ही अनस्टेबल होंगे जितना आपके पास एक्सियली सब्स्टिट्यूट मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, क्योंकि एक्सियल इंटरेक्शन है। अब हम जो केस डिस्कस करेंगे लाइक उसमें मैं आपको 3 डिफरेंट केसेस बताऊंगी, ये कि लेट सपोज के एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे, यानी 3 तरह के हम पढ़ेंगे इसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड रिलेशन 1 2 1 3 या 1 4 पर है। ये 3 पॉसिबल केसेस ही बन सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसको ट्रांस क्यों कहा है हमने, इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास ये ट्रांस क्यों है, क्योंकि ये मिथाइल एक और की ओरिएंटेशन और इस वाले मिथाइल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और इसकी ओरिएंटेशन सेम है। तो अगर इसकी आपने कन्फर्मेशनली आपने ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप कन्फर्मेशनल आइसोमर बनाते हैं सिस या ट्रांस में, उसमें आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट चाहे वो एक्सियल पर हैं दोनों, या चाहे वो दोनों इक्वेटोरियल पर हैं, चाहे एक एक्सियल पर है चाहे वो एक इक्वेटोरियल पे। सिस के केस में उनकी डायरेक्शन, यानी अगर एक्सियल अपवर्ड है एक सब्स्टिट्यूएंट तो दूसरा चाहे एक्सियल है इक्वेटोरियल है लेकिन वो अपवर्ड हो, यानी दोनों की डायरेक्शन दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर वो सिस वाले का स्ट्रक्चर है तो दोनों अपवर्ड हों जब आप उसकी चेयर कन्फर्मेशन ड्रा करें। अपवर्ड साइड वाले जो बॉन्ड होंगे उन पे रखना होगा, या डाउनवर्ड वाले बॉन्ड हैं उन पे रखना होगा, दोनों की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। ट्रांस के केस में एक सब्स्टिट्यूएंट अगर अपवर्ड वाले बॉन्ड पे है तो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को डाउनवर्ड वाले बॉन्ड पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर को देखें, आपके पास यहाँ पे एक्सियल अपवर्ड है और इक्वेटोरियल अपवर्ड है, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब आप रिंग फ्लिप करेंगे तो एक्सियल अपवर्ड जो है ये जो इक्वेटोरियल अप था वो एक्सियल अपवर्ड में कन्वर्ट हो गया, और एक्सियल अप जो है इक्वेटोरियल इक्वलेंट है ना ये दोनों। अब इसमें क्या है कि दोनों की एक्सियल भी अप है और इक्वेटोरियल भी अप है, तो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अप अप डायरेक्शन में है, तो ये सिस कन्फर्मेशन है आपकी। यानी इससे आप पहले आप लिखेंगे सिस 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और बोथ ऑफ देम आर इक्वल दिस कन्फर्मेशन, यानी दिस पॉसिबल कन्फर्मेशन है, तो दोनों सिस कन्फर्मेशन ही है ना, दो पॉसिबिलिटीज बनती है ना, तो दोनों की स्टेबिलिटी एक जितनी है, क्यों, क्योंकि दोनों के केस में एक सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर है और एक सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पर है। जैसे कि मैंने आपको ये 1 4 वाला जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये अपवर्ड है और ये भी अपर बॉन्ड है। सो ग्रुप्स are cis if both are connected by upper bonds और if both are connected by lower bonds, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि इस केस में ट्रांस के केस में क्या हुआ है कि मिथाइल आपके पास डाउनवर्ड है और यहाँ पे आपके पास जो है वो मिथाइल जो है वो अपवर्ड है। अच्छा, इस वाले की ट्रांस की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रांस की दूसरी कन्फर्मेशन वो पॉसिबिलिटी होगी जिसमें ये मिथाइल भी ये अपवर्ड होगा इस कार्बन पे और ये
यहाँ पे वो इस इधर मिथाइल होगा और इधर, तो इसमें अगर आप उसकी दोनों कन्फर्मेशंस को कंपेयर करें तो ट्रांस की ये वाली जो कन्फर्मेशन है ये 100% स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मौजूद हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है या सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में दोनों जो मिथाइल हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, लेकिन सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के केस में एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक्सियल पोजीशन पर है, और एक इक्वेटोरियल पर है, और इस केस में दोनों इक्वेटोरियल पर हैं, तो ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आपके पास मैंने आपको कहा था ना कि ट्रांस के केस में भी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि एक ये कि जिसमें दोनों इक्वेटोरियल पर हैं और दोनों एक्सियल पे हैं, तो जाहिर है वो इक्विलिब्रियम में तो इसकी परसेंटेज लाइक 100% होगी ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप सिस का केस देखें, ठीक है, अगर आप सिस 1,4 डाइमिथाइल का देखें तो वो दोनों इक्वल हैं, दोनों बोथ ऑफ देम आर इक्वलेंट, चाहे ये हो या ये हो। तो अब इक्विलिब्रियम के अंदर ट्रांस के केस में ये वाली 100% एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों 50-50 में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ओवरऑल ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू सिस के। क्यों? क्योंकि सिस के केस में एक सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर है, एक इक्वेटोरियल पर है, लेकिन ट्रांस के केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पर हैं, तो उनकी जो परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जो है दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मैंने कर दिए, लाइक क्लोरीन है, ये कौन सी कंफर्मेशन है? देखें दोनों की ओरिएंटेशन चेक करें, ये सिस होगी, यानी यहाँ पे आपके पास एक्सियल अपवर्ड और ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी अपवर्ड होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास ये एक्सियल की बजाय वो इक्वेटोरियल में चला जाए और ये इक्वेटोरियल से डाउनवर्ड चला जाए। अब आपने सोचना है कि ये इसकी ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या ये वाली, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास सब, यहाँ पीछे तो मिथाइल था ना, तो दोनों इक्वलेंट थे। अब यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है और एक टर्शरी ब्यूटाइल है, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं रहे। वो क्यों? देखें, क्लोरीन के और टर्शरी ब्यूटाइल के साइज में बड़ा फर्क है, तो ये वाली कंफर्मेशन कंपैरेटिवली स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप था, वो एक्सियल पर आ गया है, लेकिन इस वाली कंफर्मेशन में क्लोरीन एक्सियल पर है। तो अगर आप इसकी इस वाले की कंसिडर करें कि ये सिस कंफर्मेशन है, तो इसमें कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल कंफर्म वाली फॉर्म होगी, इक्विलिब्रियम पे किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? सो द वन इन विच द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, कि क्यों? क्योंकि उसके में यानी कि एनर्जी का जो है बैरियर जो वो है अनस्टेबिलिटी है एनर्जी बढ़ने की, वो इसके अंदर जो है वो ज्यादा है। इसी तरह अगर आप 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे और आपने जो है उसका बनाना है सिस, यानी कि सिस केस में क्या होगा कि दोनों मिथाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो ही वो होंगे सिस होंगे, या अगर यानी एक्सियल अपवर्ड और एक्सियल अपवर्ड की पॉसिबिलिटी है यहाँ, और यहाँ इक्वेटोरियल अपवर्ड और इक्वेटोरियल अपवर्ड की पॉसिबिलिटी है, तो सिस 1,3 डाइमिथाइल हेक्सेन इनके लिए पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो किस कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा? वो इस वाली जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे हैं, जस्ट लाइक 1,4 के केस में। 1,4 डाइमिथाइल के केस में ट्रांस की वो वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट यानी इक्विलिब्रियम में उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। सिस के केस में यानी 1,3 के केस में उसमें ये वाली फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। लाइक अगर सिस 1,3 डाइमिथाइल की हम अगर 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की हम बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होगा, तो 1,3 के केस में सिस वाली कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांस के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि उसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको जरा इधर से देखें, ये ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना, दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं। इसको अगर हम चेयर कंफर्मेशन में ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सियल डाउनवर्ड और इक्वेटोरियल को अपवर्ड रखना है, यानी एक बॉन्ड को हम डाउनवर्ड रखेंगे और एक को हम अपवर्ड रखेंगे। रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो सेम यही रहेगा कि एक एक्सियल पे चला गया और एक इक्वेटोरियल पे, बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। तो ट्रांस के केस में क्या हुआ कि एक सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर है और एक इक्वेटोरियल पर है,
लेकिन सिस के केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट अपवर्ड है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि दोनों को इक्वेटोरियल अपवर्ड और एक एक्सियल अपवर्ड पे रखें। ऑब्वियस सी बात है, आप ये जानते हैं कि फेवर्ड शेयर कंफर्मेशन ये है। अब इसको आपने कंपेयर करना है जब ट्रांस से, तो ये वाली कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस। सो अब अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है कि 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सिस कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है ये ट्रांस, तो आपका जवाब सिस होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उस पोजीशन पर मौजूद है। इसी तरह अगर हम 1-2 का देखें, अगर 1-2 पर है तो आप सिस 1-2 में देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है एक्सियल अपवर्ड, इक्वेटोरियल अपवर्ड या एक्सियल, या ये दोनों रिंग फ्लिप करने, तो ये वाली कंफर्मेशन है। सो ये आपके पास जो है दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एक सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पर है और एक आपके पास जो है वो इक्वेटोरियल पर मौजूद है। तो ये इस केस में अगर आप इसकी ट्रांस कंफर्मेशन देखेंगे तो ट्रांस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, या तो इक्वेटोरियल अपवर्ड इक्वेटोरियल डाउनवर्ड या एक्सियल अपवर्ड एक्सियल डाउनवर्ड होगा, तो जाहिर है फेवरेबल ये वाली कंफर्मेशन होगी। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चलता है कि 1-2 के केस में और 1-4 के केस में ट्रांस वाली जो कंफर्मेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। लेकिन 1-3 के केस में सिस कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल का दिखाया गया है, जो हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला उसमें पढ़ा था, कि आपके पास जो है किस तरह से उसके जरा पढ़ लीजिएगा, इसका थोड़ा सा जरा डिफरेंट पॉइंट था, तो ये मैंने इसलिए ऐड किया था। हम इसको समराइज करते हैं कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 1-2 पोजीशन पर हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है। सिस के केस में हम सिस का पढ़ रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। सब्स्टिट्यूएंट अगर 1-3 पर है तो वो एक्सियल एक्सियल हो सकता है या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो सकता है। और अगर 1-4 पे होगा तो सिस की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? वो एक्सियल इक्वेटोरियल और या इक्वेटोरियल एक्सियल आपके पास हो सकती है। अब आपने यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिससे आपको बताया गया कि आपने किस तरह से दोनों चेयर कंफर्मेशन को ड्रॉ करनी है, जो पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि जिसको आप खुद पढ़ें और आप इसको देखें। यहाँ पे भी दोबारा वही सैंपल प्रॉब्लम है और आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट आपके पास एक्सरसाइजेस, मैंने ये स्लाइड्स आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम अब आप इनको करें ताकि आपकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को करने से। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो है वो कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हमारा कंफर्मेशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो है ये हमारा जो टॉपिक है ये मुकम्मल हो जाएगा।